हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू नर्सिंग एट 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। भाई आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थ्योरी सेशन, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि मैम यूट्यूब पे थ्योरी करवा दो, और थ्योरी भी ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑल नर्सिंग एग्जाम, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, डायबिटीज मेलाइटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर हम लोग कंप्लीट थ्योरी आज इसकी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को सभी बच्चे देखेंगे, एंड तक देखेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जैसे जैसे आप क्लासेस देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो भाई लाइक जरूर करा करो। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और कमेंट जरूर करा करो कि भाई आपको जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आया या नहीं आया है। तो चलिए भाई फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी भाई डायबिटीज मेलाइटिस की। तो डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है, आप लोग क्या समझते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है? सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटिस जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन में डिफेक्ट होने की वजह से हमें इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। अब इंसुलिन क्या है भाई? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स है वो रिलीज करती है इंसुलिन, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के साथ में। अब वो क्या रोल है, वो सारा मैकेनिज्म यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले भाई डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है इंसुलिन के सिक्रीशन में डिफेक्ट होने की वजह से। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आप नोट्स जरूर बनाना कि भाई ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। पूरा बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, जिस भाषा में आपको समझ में आता है उसमें लिख लीजिए, जिसके अंदर हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि इंसुलिन में डिफेक्ट हो जाएगा, डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन में डिफेक्ट होने की वजह यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। बिल्कुल। और इंसुलिन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कैसे हो रहा है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई देखो, ये होती है हमारी सेल्स, ठीक है। अब हमारी ये जो सेल है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल की बनी हुई है। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस चल रहे हैं, जो भी काम चल रहे हैं, वो सारे काम कौन कर रहा है? वो सारे काम सेल्स ही तो कर रही हैं। लेकिन क्या वो फ्री में काम करेगी? भाई हमें भी तो, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमारे सेल को काम करने के लिए खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, और हमारे सेल का खाना जो है वो कौन होता है? वो होता है ग्लूकोज। सेल को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, लेकिन सेल जो है, सेल के अंदर ग्लूकोज तभी जाएगा अगर इंसुलिन प्रेजेंट होगा। तो यहां पर आता है इंसुलिन का काम। इंसुलिन जो है वो सेल के ऊपर, मैं ये बोलूं, गेट कीपर का काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर सेल के ऊपर इंसुलिन प्रेजेंट है, यहाँ पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इंसुलिन आता है, यहाँ पे बाइंड करता है, ये चैनल ओपन होता है और ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर शिफ्ट करता है। या सिंपल भाषा में बोलूं कि इंसुलिन गेट कीपर का काम करता है। अगर सेल के सरफेस पे इंसुलिन प्रेजेंट है तो गेट खुलेगा, ग्लूकोज सेल के अंदर शिफ्ट होगा, हमारे सेल को ग्लूकोज मिलेगा और हमारी सेल काम करेगी। अगर इंसुलिन नहीं है तो गेट कौन खोलेगा? कोई नहीं है गेट खोलने के लिए। तो क्या बिना गेट खोले आप घर के अंदर घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते। तो जब गेट खुलेगा ही नहीं तो ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे जाएगा? ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से हमारी सेल स्टार्व करेगी, भूखी रह जाएगी और हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इंसुलिन का रोल क्या है? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को सेल में शिफ्ट करवाना। इंसुलिन का काम ग्लूकोज को सेल में शिफ्ट करवाना है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर शिफ्ट नहीं करेगा। इसीलिए अब डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी होने की वजह से ग्लूकोज सेल में शिफ्ट नहीं कर पाता। अगर ग्लूकोज सेल में शिफ्ट नहीं करेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो हमारे ब्लड में बढ़ेगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ये जो ग्लूकोज है ये सेल में शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज सेल में शिफ्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। तो ये है भाई इसका इंट्रोडक्शन। आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन की। सेम भाई एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबका ही मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे अफेक्ट होता है, और सारा के सारा लेना देना इसमें इंसुलिन का ही है। अगर मैं बात करूं
बट हाउ विल यू आइडेंटिफाई किसी पेशेंट को डायबिटीज हुआ है, कैसे पता चलेगा, उसके अंदर कौन कौन सी फाइंडिंग्स आएंगी, तब आपको पता लगेगा कि भाई उसको डायबिटीज हुआ है। भाई अगर उसका रैंडम ब्लड शुगर, देखो अगर उसको क्लासिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, क्लासिकल सिम्टम्स मतलब पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया, ये 3 क्लासिकल सिम्टम्स है जो हमें डायबिटीज के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में उसका जो रैंडम ब्लड शुगर का लेवल है वो मोर देन 200 mg/dl आया, तो आप बोलोगे भैया डायबिटीज हो गया है। अगर जो पेशेंट है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, ये कोई सिम्टम नहीं आ रहे, लेकिन उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो मोर देन 126 mg/dl आया है, तो भी हम बोलेंगे पेशेंट को डायबिटीज है। अगर पेशेंट, आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम करते क्या है, 75 ग्राम शुगर यानी कि ग्लूकोज का इंटेक जो है हम पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जो है उसका शुगर का लेवल चेक करते हैं। अगर आपने उसको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया और 2 घंटे बाद जब आपने उसका शुगर का लेवल चेक किया तो वो मोर देन 200 mg/dl आया, तभी भी आप बोलोगे कि भाई ग्लूकोज उसको डायबिटीज है। अगर उसका HbA1c मोर देन 6.5% आया है, तभी भी आप बोलोगे कि पेशेंट को डायबिटीज है। क्लासिकल सिम्टम मतलब पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पोलीफेजिया एंड वेट लॉस, ये सारे के सारे सिम्टम्स हमारे क्लासिकल सिम्टम्स में आते हैं। तो ये सारी फाइंडिंग्स अगर हमें देखने को मिलती है तो हम बोलेंगे भाई उसको डायबिटीज है। क्लासिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 200, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 126 आ रहा है। आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाया, 75 ग्राम ग्लूकोज हम पेशेंट को देते हैं, 2 घंटे बाद अगर मोर देन 200 mg/dl ग्लूकोज आता है, HbA1c मोर देन 6.5% आ रहा है, ये सारी के सारी फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि जो पेशेंट है उसको डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो डेवलप हो गया है। बात करते हैं इसके टाइप्स की। भाई 2 टाइप्स का डायबिटीज होता है, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब ये नाम हमने ऐसे ही नहीं दिए, इन नाम के पीछे का भी एक पर्पस है। अब वो पर्पस क्या है, देखो ये जो टाइप 1 है ना, ये पूरा के पूरा इंसुलिन की वजह से हो रहा है, ये पूरा के पूरा इंसुलिन पे डिपेंड है। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना वो इंसुलिन की वजह से हो रही है, इसीलिए इसका नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम डेवलप हुई है वो पूरे के पूरी इंसुलिन की वजह से डेवलप हुई है। अब क्या होता है, देखो भाई ध्यान से समझना, हमारा पेनक्रियाज होता है, ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स, ये जो बीटा सेल्स होती है ना ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। ये क्या करती है, ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। फिर ये इंसुलिन जो है ये सेल के पास जाता है और ये ग्लूकोज को सेल में शिफ्ट करवाएगा, शिफ्ट ग्लूकोज इन सेल्स। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फिनोमिना है कि पेनक्रियास की बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगी, फिर ये इंसुलिन सेल के पास जाता है और ग्लूकोज को सेल में शिफ्ट करवाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी नॉर्मल रहता है, हमारी सेल्स को भी ग्लूकोज मिल जाता है, हमारी सेल्स भी अच्छे से काम करती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, टाइप 1 में इंसुलिन प्रोड्यूस कहां से हो रहा है, इंसुलिन पेनक्रियास की बीटा सेल से प्रोड्यूस हो रहा है। ऑटो इम्यूनिटी के कारण ये जो बीटा सेल्स है इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है जब हमारी ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, या हमारे ही बॉडी के सेल्स क्या करेंगे, ये जो बीटा सेल है इसको कर देंगे डिस्ट्रॉय। तो बीटा सेल तो भाई इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रही थी, अब ये इनका यहाँ पर हो गया है डिस्ट्रक्शन। तो बीटा सेल का जब डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यहाँ पर अब इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या ग्लूकोज सेल में शिफ्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ग्लूकोज को सेल में शिफ्ट करवाने के लिए तो इंसुलिन चाहिए था और इंसुलिन तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज जो है वो सेल में शिफ्ट नहीं करेगा। जब ग्लूकोज सेल में शिफ्ट नहीं करेगा तो क्या हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें फिर देखने को मिलेगा हाइपरग्लाइसीमिया। और ये सारी कहानी किसकी है, ये है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, इंसुलिन की वजह से हुई है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब देखिए भाई
जो मैंने बोला वही मैंने यहाँ फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, सबसे पहले हमारे पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स है उनका ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं होता, नो इंसुलिन इन बॉडी। जब बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, नो शिफ्टिंग ऑफ ग्लूकोज इन सेल, सेल के अंदर ग्लूकोज भी शिफ्ट नहीं होगा। जब सेल में ग्लूकोज शिफ्ट नहीं होगा तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा हाइपर ग्लाइसीमिया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बात करूं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम इंसुलिन की वजह से हो रही है। तो क्या हम इसको बाहर से इंसुलिन दे देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है कि भाई इंसुलिन नहीं है, इसीलिए ये सारी कहानी हो रही है। तो एज अ ट्रीटमेंट हम इसमें क्या देते हैं? हम इसमें इंसुलिन ही देते हैं, एक्सोजीनियस इंसुलिन बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। तो यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें देनी होती है इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी जो है हम इसमें एज अ ट्रीटमेंट देते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में हमें इंसुलिन थेरेपी देनी होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम इंसुलिन का ही है, तो यहाँ पे हम इंसुलिन थेरेपी दे देते हैं। तो टाइप 1 तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन जो टाइप 2 है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? अब टाइप 2 को हम बोल रहे हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि इसके अंदर जो सारी प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ इंसुलिन की वजह से नहीं हो रही है, इसके अंदर इंसुलिन होता है, बट प्रॉब्लम यह है कि या तो जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, या फिर हमारी सेल इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती। यानी कि तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे घर वाले कह दे कि नहीं, ये तो यहाँ नहीं रहता, ये इसका घर नहीं है, वो तुम्हें अंदर ही ना घुसने दे। यही कहानी यहाँ इंसुलिन के साथ होती है। हमारी सेल रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है इंसुलिन को, वो कह देती है भैया हम नहीं जानते ये कौन है, हम तो दरवाजा नहीं खोलेंगे, और जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं कर पाता है, और इस वजह से यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इंसुलिन की है? नहीं, यहाँ पे सेल रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो इसमें दो चीजें होती है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट इतना नहीं हो रहा, सफिशिएंट नहीं है जितना होना चाहिए, या फिर हमारी जो सेल है वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है इंसुलिन को, वो उसको पहचानने से मना कर दे रही है, और जिसकी वजह से हमारा जो चैनल है वो ओपन नहीं हो रहा और ग्लूकोज सेल में शिफ्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो इंसुलिन इज प्रेजेंट बट नॉट इनफ टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, या फिर इंसुलिन के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया है। तो अब इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। लेकिन इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे? अब ऐसा नहीं है कि इंसुलिन है ही नहीं, इंसुलिन तो है, इंसुलिन तो है, तो इंसुलिन तो क्या ही देंगे, इंसुलिन तो इसमें ऑलरेडी है। तो इसके ट्रीटमेंट में फिर हमें क्या करना पड़ता है? इसमें हमें डाइट मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है, इसमें हम पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, इसके अंदर हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स देते हैं, और अगर ग्लूकोज का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए तो हम इसमें इंसुलिन भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम ये सारी चीजें जो है ये करने के लिए बोलते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे, एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स देते हैं ताकि ग्लूकोज के लेवल को कम कर सके। यहाँ पे सारी की सारी जो भी प्रैक्टिस की जाएगी वो ग्लूकोज को कम करने के लिए की जाती है। तो डाइट में ग्लूकोज का इंटेक कम करना, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना ताकि ग्लूकोज का इस्तेमाल हो जाए, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के द्वारा ग्लूकोज के लेवल को कम करना। तो यहाँ पर ये चीजें जो है हमें एज अ ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में करनी होती है। तो ये मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के बारे में बता दिया है। अब चलते हैं आगे। चलो भाई बात करते हैं कॉजेस की। तो कॉजेस की वैसे हमने बात कर ली है कि भाई अपना बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होने की वजह या सेल रेजिस्टेंट होने की वजह से हमें देखने को मिलता है। हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। भाई साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, एक एक साइन हमें क्यों देखने को मिल रहा है आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी। अब देखो होता क्या है कंडीशन के अंदर, भाई इंसुलिन या तो है ही नहीं या फिर इंसुलिन की कमी है। यही पढ़ा हमने दोनों के अंदर, या तो इंसुलिन ही नहीं है इंसुलिन डिपेंडेंट, या फिर इंसुलिन है बट इनफ नहीं है, जो कि आपका टाइप 2 हो गया। दोनों के अंदर ही क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल में एंटर नहीं कर पा रहा। दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो सेल रेजिस्टेंट की वजह से हो, या ना होने की वजह से हो, या इंसुलिन इनसफिशिएंट होने की वजह से हो क्या रहा है अल्टीमेटली जो ग्लूकोज है वो सेल में शिफ्ट नहीं कर रहा। जब ग्लूकोज सेल में शिफ्ट नहीं करेगा, सेल तो बेचारी भूखी मर जाएगी। तो सेल को यहाँ हो रहा है स्टार्वेशन।
यानी कि हम जब फास्टिंग वगैरह करते हैं, भूखे रहते हैं, उसको स्टारवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्टारवेशन हो रहा है। स्टारवेशन मतलब सेल्स जो है हमारी वो भूखी हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हमारी जो सेल है, हमारी जो सेल है वो ब्रेन को बोलती है आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग, आई वॉन्ट ग्लूकोज। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ, सच में मत बोलना कि सेल ब्रेन को जाके बोल रही है, समझा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। आई वॉन्ट ग्लूकोज। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारी सेल भूखी रहती है तो वो सिग्नल भेजती है ब्रेन को कि भाई मेरे को भूख लगी है, मेरे को ग्लूकोज चाहिए। अब ब्रेन क्या करेगा, भाई ब्रेन तो सब कुछ कर सकता है। अब ब्रेन क्या करेगा, अब उसका ये है कि हमारे जो सेल्स है वो भूखी है, उनको ग्लूकोज चाहिए, तो वो ऐसे ऐसे मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले वो काउंटर हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा। तो यहाँ क्या होगा, काउंटर हार्मोन्स रिलीज होंगे, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल, ग्लूकागन। ग्लूकागन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये ग्लूकोज को उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो चाहे ग्रोथ हार्मोन है, कोर्टिसोल है, ग्लूकागन है, तीनों के तीनों क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देंगे। लेकिन क्या ग्लूकोज सेल के पास जाएगा, क्या ग्लूकोज सेल में एंटर करेगा? ग्लूकोज तो सेल में एंटर करेगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो इंसुलिन की हो रही है। भाई इंसुलिन तो है ही नहीं, या फिर सेल रेजिस्टेंट है, तो चाहे तुम कितना ही ग्लूकोज बढ़ा लो, ग्लूकोज सेल के अंदर तो जाएगा नहीं। तो ब्लड के अंदर बढ़ा ग्लूकोज का लेवल। अब यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई। अब भाई यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल जो है वो हो गया इंक्रीज, यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, लेकिन ग्लूकोज कांट एंटर इनटू द सेल, पर ग्लूकोज सेल में एंटर तो कर नहीं सकता ड्यू टू इंसुलिन, इंसुलिन की कमी की वजह से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बढ़ेगा ग्लूकोज का लेवल, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी, सबसे पहले जब भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, हमारी बॉडी खुद ही उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, बाकी चीजें तो बाद की है। जब हमारी बॉडी में किसी भी चीज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी उसको यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब हमारी बॉडी में इतना ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ना, तो हमारी बॉडी एक्सेस ग्लूकोज को यूरिन के द्वारा बाहर निकालने के लिए यूरिन का आउटपुट बढ़ा देती है। इसीलिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पॉलीयूरिया, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, काउंटर हार्मोन रिलीज हुए जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो हमें देखने को मिलेगा पॉलीयूरिया, यानी कि हमारे यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा ताकि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकाल सके। अगर यूरिन का आउटपुट इतना ज्यादा होगा तो क्या पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं हो जाएगी? भाई यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा होने की वजह से बॉडी के अंदर तो फ्लूइड की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगी। अगर डिहाइड्रेशन होगी तो पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, इसीलिए आपको इसके अंदर फिर एक्सेसिव थर्स्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, कैसे कि ये देखो भाई, अब यहाँ पर जब काउंटर हार्मोन रिलीज हुए तो उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ा, बट वो सेल पे गया नहीं। अब सेल क्या बोलेगी, अरे भाई मैं भूखी हूं, मुझे ग्लूकोज दे क्यों नहीं देते, मुझे ग्लूकोज दे दो। अब और भी तरीके हैं हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाने के, हमारा ब्रेन क्या करेगा, और तरीकों को एक्टिवेट करेगा। अब वो और तरीके क्या हैं, वो फैट का मेटाबॉलिज्म करवाएगा, क्योंकि जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तभी भी ग्लूकोज रिलीज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अब जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो फ्री फैटी एसिड्स के साथ साथ में कीटोन बॉडीज भी रिलीज होती हैं। ठीक है, ग्लूकोज तो बढ़ जाएगा पर वो तो ब्लड में ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो एंड प्रोडक्ट में आपको यहाँ पर कीटोन बॉडीज देखने को मिलती है, और इसी वजह से कीटोन बॉडीज की वजह से पेशेंट के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो ये है भाई इसकी सारी कहानी, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। बॉडी में इंसुलिन कम है, इंसुलिन कम होने की वजह से ग्लूकोज सेल में शिफ्ट नहीं कर रहा, सेल स्टार्व कर रही है, सेल ब्रेन को बोल रही है मुझे ग्लूकोज चाहिए, तो ब्रेन काउंटर हार्मोन रिलीज करा देगा, ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल, ग्लाइकोजन सब रिलीज करवा देगा, ग्लूकागन वगैरह, ये सारे के सारे ग्लूकोज को बढ़ा देंगे। बट ग्लूकोज को बढ़ाने से सेल में तो ग्लूकोज जाएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए इंसुलिन चाहिए। तो उस केस में फिर होता क्या है, जब एक तो जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पर वो सेल में एंटर नहीं कर पाता, तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकालने का तरीका ढूंढती है यूरिन का आउटपुट बढ़ा के। तो एक तो पॉलीयूरिया इस वजह से होता है। दूसरा, जब ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता तो जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिलता तब सेल दोबारा बोलती है भाई मुझे ग्लूकोज चाहिए,
तो ब्रेन फैट का मेटाबॉलिज्म चालू कर देता है। जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो एंड प्रोडक्ट कीटोन बॉडीज बनती है। इसीलिए हमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है। और ये टाइप 1 में देखने को मिलता है क्योंकि टाइप 1 में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं है। तो ये हमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर यहाँ पर डेवलप हो जाती है। दूसरी बात, पॉलीडिप्सिया, एक्सट्रीम थर्स्ट। भाई जब पॉलीयूरिया होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा होगा तो प्यास भी बहुत लगेगी पेशेंट को, तो यहाँ पे हमें पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से उसको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, अब क्योंकि यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लॉस हो रहा है तो अब सेल्स को तो खाना मिल नहीं रहा, सेल्स तो भूखी हैं, तो हमें भी भूख लगेगी, तो इंसान के अंदर एक्सेसिव हंगर यानी कि पॉलीफेजिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज तो यूरिन के अंदर लॉस हो रहा है, सेल्स भूखी है, सेल को ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, तो हमें पॉलीफेजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया, प्रोटीन खाया, हमने सब कुछ खाया, लेकिन हमारे बॉडी को लग कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है ना, ग्लूकोज सेल में शिफ्ट करेगा कैसे। तो यहाँ पे पेशेंट में वेट लॉस देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर हमें वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, पेशेंट इरिटेबल हो जाएगा, टायर्ड होगा, वीक होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सारे काम सेल ही कर रही है और सेल को ही नहीं मिल रहा, यानी हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे ढंग से, हमें इतनी ज्यादा थकावट फील होती है जब हमारे सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स थे भाई जो हमें डायबिटीज मेलाइटिस में देखने को मिलते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की अगर मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो कीटोन बॉडीज है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चली जाती है और इंसेफेलोपैथी भी करवा देती है। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, क्योंकि ये एसिडोसिस है तो और डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। अब बॉडी क्या करेगी भाई, इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, अब एसिडोसिस का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा है। एसिडोसिस का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा है। अब जो CO2 होती है ना, CO2 ये भी एसिड ही होती है। तो पहले तो इसके द्वारा दो चीजें हैं, एसिड, जो एसिड का रोल है ना वो दो लोगों का होता है, एक तो होता है CO2, एक होता है हाइड्रोजन आयन का। ये दोनों ही एसिड है और ये दोनों ही कोशिश करेंगे एसिडोसिस को रिजॉल्व करने की। कैसे करेंगे, तो भाई CO2, ज्यादा से ज्यादा CO2 को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को बढ़ा देंगे। ठीक है, पेशेंट जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, डीप इनहेल करेगा, डीप एक्सहेल करेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा यहाँ पे पेशेंट जो है। तो एक तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कोस्मोल रेस्पिरेशन। कोस्मोल रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेट एंड डेप्थ जो है ब्रीदिंग का वो इंक्रीज हो जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 को बॉडी से बाहर निकाल सके और एसिडोसिस को रिजॉल्व कर सके। तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई, एसिडोसिस है तो इसी वजह से यहाँ पर जो CO2 है, ज्यादा से ज्यादा CO2 को बाहर निकालने के लिए जो रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 को अपन बाहर निकाल सके, एसिडोसिस को रिजॉल्व कर सके। एक तरीका हुआ ये। दूसरा तरीका ये है कि हाइड्रोजन आयन को भी कम करेंगे। अब हाइड्रोजन आयन को कम करने के लिए क्या करना होता है, तो जैसे कि ब्लड के अंदर एसिडोसिस हुआ है, कोई भी चीज बढ़ती है घटती ब्लड में है, तो एसिडोसिस का मतलब यह है कि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। देखो दो ही एसिड है, एक CO2 एक हाइड्रोजन आयन, जिसका यहाँ लेना देना है। CO2 तो हमने कोस्मोल ब्रीदिंग के द्वारा बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करके मेंटेन करने की कोशिश करी है। हाइड्रोजन आयन भी अपना रोल परफॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड के अंदर बढ़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, सेल में शिफ्ट कर जाएंगे, ये सेल में शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन हमारी सेल्स का तो भैया ऐसा है कि मेरे में इतनी जगह नहीं है, अगर मेरे अंदर किसी को आना है तो मेरे अंदर से किसी को निकलना पड़ेगा बाहर, क्योंकि सेल के पास तो लिमिटेड स्पेस है। तो जब हाइड्रोजन आयन सेल में शिफ्ट होगा तो किसी ना किसी को सेल से बाहर निकालना पड़ेगा, और वो निकलेगा पोटेशियम। पोटेशियम सेल के बाहर शिफ्ट होके ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया। क्यों, क्योंकि एसिडोसिस को रिजॉल्व करने के चक्कर में हाइड्रोजन सेल के अंदर गया, लेकिन सेल के अंदर से पोटेशियम निकल के ब्लड में आया, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया। तो इस तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, एसिडोसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। दोबारा से देख लेते हैं एक बार फटाफट जो लिखा हुआ है मैंने। कीटोन बॉडीज क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड डेवलप इंसेफेलोपैथी, पहली बात। दूसरी बात ये, इन एसिडोसिस हाइड्रोजन आयन इंक्रीज। एसिडोसिस में होता क्या है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते हैं। तो इसके लिए होगा क्या, एसिडोसिस को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन जो है वो सेल में एंटर कर जाएंगे। जब हाइड्रोजन आयन जो है वो सेल के अंदर एंटर करेंगे तो किसी ना किसी को सेल से बाहर निकलना पड़ेगा।
पोटेशियम जो है वो आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर निकलेंगे और कॉज करेंगे भाई हाइपरकैलेमिया। ये हो गया पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब एसिड इतना ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी में कोस्मोल रेस्पिरेशन एक्टिवेट हो जाएगा एज अ कंपनसेशन, जिसका मतलब ये होता है भाई रेट और डेप्थ ब्रीदिंग का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिड है उसको बॉडी से बाहर निकाल सके और एसिडोसिस को रिजॉल्व कर सके। ठीक है, उसके अलावा और क्या सिम्टम्स आएंगे? तो अब इसमें आपने क्या क्या सिम्टम पढ़े? एक तो कोस्मोल ब्रीदिंग देखने को मिलता है, दूसरा हाइपरकैलेमिया, दो तो हो गया। फ्रूटी स्मेल, कीटोन की वजह से फ्रूटी स्मेल देखने को मिलती है। एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन भी होता है। डिहाइड्रेशन के लिए आपको 0.9% NS के साथ में डेक्सट्रोज देना पड़ता है यहाँ पे पेशेंट को। और डायग्नोज कैसे करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को डायग्नोज कैसे करेंगे? तो भाई आप एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर आप पोटेशियम का लेवल चेक कर सकते हैं और ग्लूकोज का लेवल चेक कर सकते हैं। इन सब का लेवल जो है आप इसमें चेक कर लेंगे। ग्लूकोज का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, पोटेशियम का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा और आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो डेवलप हो गया है। चलो भाई, अब बात करते हैं थोड़ा सा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन थी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब टाइप 2 ज्यादा कॉमन है। टाइप 1 जो है वो ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, टाइप 2 अडल्ट्स में देखने को मिलता है। तो टाइप 2 जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप का डायबिटीज मेलाइटिस है, 30 साल के बाद देखता है। इसमें कोई कीटोन बॉडीज नहीं बनती क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रेजेंट होता है। कीटोन बॉडीज तब बनती है जब बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं होता और फैट का मेटाबॉलिज्म करवाना पड़ता है, तब कीटोन बॉडीज बनती है। लेकिन टाइप 2 में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसमें इंसुलिन होता है, बट इतना नहीं होता कि वो लेवल को मेंटेन कर पाए, लेकिन इंसुलिन होता है, इसलिए इसमें कीटोन बॉडीज नहीं बनती। तो टाइप 2 का कारण क्या है? टाइप 1 था ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल था। टाइप 2 का क्या कारण है? अगर फैमिली में किसी को है तो हो सकती है जेनेटिक है, ओबेसिटी की वजह से हो सकती है। अब ओबेसिटी की वजह से कैसे हो सकती है? देखो भाई, आपको पता है ओबेसिटी के अंदर हमारा बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा सेल्स उतना ही ज्यादा उनको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी ही ज्यादा उनको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। जब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस भी होना पड़ेगा, और वो कौन करेगा? बीटा सेल्स करेगी। तो बीटा सेल्स यार थक जाती है, टायर्ड हो जाती है। बीटा सेल्स जो है वो थक जाती है, टायर्ड हो जाती है वर्कलोड की वजह से, जिस वजह से अपनी प्रोडक्शन को वो स्लो डाउन कर देती है और इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, टाइप 2 के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन तो है पर इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसका कारण ये है। तो एक तो जेनेटिक हो गया, दूसरा ओबेसिटी, क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है तो सेल ज्यादा है। जितनी ज्यादा सेल उतनी ही ज्यादा उनको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। अब ग्लूकोज को इतनी सारी सेल के अंदर शिफ्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा इंसुलिन भी चाहिए, और इंसुलिन को प्रोड्यूस कौन करेगा? इंसुलिन को प्रोड्यूस हमारी बीटा सेल्स करेंगी। अब बीटा सेल इंसुलिन बनाते बनाते थक जाती है और वो अपने प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देती है। तो पहला कारण तो भाई आपका ये है ओबेसिटी का। सबसे पहला कारण जो है आपका ओबेसिटी का, वो तो हाँ जी, तो एक तो हो गया भाई आपका ओबेसिटी। ठीक है, आगे बात समझ में, जितना ज्यादा बॉडी सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा मोर नंबर ऑफ सेल्स, मोर नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड, मोर नंबर ऑफ ग्लूकोज, मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। जितना ज्यादा ग्लूकोज उतना ज्यादा इंसुलिन बीटा सेल्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो टायर्ड हो जाती है। दूसरा आता है लेक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज कम करोगे, अगर आप एक्सरसाइज कम करोगे तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज ज्यादा हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा ग्लूकोज बॉडी के अंदर रहेगा। जितना ज्यादा ग्लूकोज रहेगा उतना ही ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा बीटा सेल्स को। सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं भाई आपके इसके टाइप 2 के अंदर। टाइप 2 की कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है? हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ये है टाइप 2 की कॉम्प्लिकेशन। जैसे टाइप 2 में, टाइप 1 में पढ़ा ना आपने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाँ जी, तो ये टाइप 2 की कॉम्प्लिकेशन है, हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होती है, ये स्ट्रेस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे डेवलप होती है। इसमें जो ग्लूकोज का लेवल है मोर देन 800 आपको देखने को मिलता है। और ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, लो शुगर डाइट बोलेंगे उसको करने के लिए।
एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, हम आईवी फ्लूइड का इंटेक उसको करने के लिए बोलेंगे, और मेनली हम इसमें ओरल ग्लाइसेमिक एजेंट्स दे देते हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या करती है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज द लीवर मेक, लीवर जो ग्लूकोज बना रहा है उस अमाउंट को ये कम कर देती है एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू द ब्लड। तो लीवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये लीवर से जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आ रहा है ना उसके फॉर्मेशन को वहां से कम कर देती है। सल्फोनाइल यूरियाज में हमारी ग्लीमिप्राइड आती है, ग्लिपिजाइड आती है, ये क्या करेगी, इंड्यूस द पेनक्रियाज टू रिलीज मोर ग्लूकोज। ये क्या करेगी कि पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगी कि भाई और ज्यादा इंसुलिन रिलीज कर ले, थोड़ी सी मेहनत और कर ले, थोड़ा और इंसुलिन दे दे ताकि ग्लूकोज सेल में शिफ्ट हो जाए, ताकि हाइपरग्लाइसीमिया रिजॉल्व हो जाए। तो ये ड्रग्स है जो हम इसमें देते हैं, मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरियाज। डायग्नोसिस का क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर आपने किया है तो अगर 2 घंटे बाद में जो है 140 mg/dl आता है, आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसके अंदर हम 75 ग्राम जो है वो ग्लूकोज देते हैं, तो अगर आपने ये टेस्ट किया 2 घंटे बाद में 150 mg/dl अमाउंट आया तो ये नॉर्मल है। अगर अमाउंट 140 से 90 आया तो इसका मतलब भैया डायबिटीज डेवलप हो सकता है, अभी से प्रिकॉशन स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर 200 से ज्यादा आया तो इसका मतलब आप डायबिटिक हो चुके हो। तो एक तो है ये क्राइटेरिया। दूसरा ये है कि अगर आपने फास्टिंग ब्लड शुगर किया तो अगर 100 mg आया, 100 mg तक नॉर्मल होता है, अगर 110 से 125 आया तो आप बिल्कुल कगार पे खड़े हो, और अगर 126 से ज्यादा आया तो भैया आप डायबिटिक हो चुके हो। HbA1c लेस देन 5.6 जो है वो नॉर्मल होता है। HbA1c हमें पिछले 3 महीने का ग्लूकोज का लेवल बताता है, ठीक है। प्री डायबिटिक बोलेंगे अगर 5.7 से 6.4 आया और मोर देन 6.5 आया तो डायबिटीज हो चुका है। तो ये 3 क्राइटेरिया होता है, RBS, FBS और अपना HbA1c। इन तीनों के द्वारा आपको पता लग जाता है कि जो हमारा डायबिटीज है या नहीं है। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशंस। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन की 2 कॉम्प्लिकेशंस होती है, एक होती है डाउन फिनोमिना, एक होती है सोमोगे फिनोमिना। अब क्या होता है, तो डाउन फिनोमिना के अंदर क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं ना तो पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो रखा होता है, पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिक होता है, उसका ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रखा होता है डाउन फिनोमिना के अंदर। जब वो सुबह उठता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो रखा होता है। हालांकि सोमोगई में क्या होता है, सोमोगई में मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। ये मेन याद रखना, ये देखो मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया और अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ। डाउन फिनोमिना में जैसे मैं मेरी बात कर रही हूं, मैं सुबह सुबह उठी और मेरे को हाइपरग्लाइसीमिया हो रखा है, तो ये हो गया डाउन फिनोमिना। आधी रात को मेरी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई, वो होता है सोमोगई फिनोमिना। तो मिड नाइट हाइपोग्लाइसीमिया सोमोगई में, अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया होता है डाउन में। अब होता क्या है इसमें, ये देख लो। अब इसमें ये होता है कि देखो सुबह के टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, कोर्टिसोल्स होते हैं, ये काफी ज्यादा रिलीज होते हैं। और मैंने आपको बता दिया ग्रोथ हार्मोन है, कोर्टिसोल है, आपका ग्लाइकोजन है, सारे के सारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। इसी वजह से पेशेंट जो है उसको सुबह सुबह उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हमारे काउंटर हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल, ये सारे सुबह सुबह रिलीज होते हैं, इसीलिए पेशेंट का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो अगर ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है तो करना क्या चाहिए, रात को जब आप उसको इंसुलिन की डोज दे रहे हो तो थोड़ी सी ज्यादा डोज दे दो ताकि सुबह सुबह हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, ठीक है। क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज ज्यादा हो रखा है, और ग्लूकोज ज्यादा हो रखा है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन दे दो, ताकि जो वो ज्यादा ग्लूकोज है इंसुलिन उसको सेल में शिफ्ट करवा के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल कर दे। तो अगर पेशेंट को डाउन फिनोमिना की प्रॉब्लम है कि जब वो सुबह सुबह उठता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो रखा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये है कि भाई आप इंसुलिन की डोज बढ़ा दो, ठीक है। दूसरा आता है मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया, कि भाई पेशेंट को आधी रात को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, ठीक है। इन नाइट नॉर्मल, भाई रात के टाइम पर जब वो सोने वाला था उस टाइम पर जब उसका ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल नॉर्मल था या हल्का फुल्का ही एलिवेटेड था, और उसने इंसुलिन ले ली, लगभग 9 बजे के आसपास उसने इंसुलिन की डोज ले ली। अब हुआ क्या, आधी रात को उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। कैसे पता चला, भाई उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, उसको पाल्पिटेशन हो रही है, उसको स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा। ये सारे सिम्टम किसके हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के हैं। लगभग 2-3 बजे पेशेंट की बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई। रात को 9 बजे सोने से पहले उसने इंसुलिन की डोज ली थी और 2-3 बजे के आसपास उसकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई। अब होगा क्या,
बॉडी जो है काउंटर हार्मोन रिलीज करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी बॉडी सुबह सुबह हार्मोन रिलीज करती है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, काउंटर हार्मोन रिलीज करेगी, तो सुबह 7 बजे उसका क्या हो जाएगा, रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, दोबारा से उसकी बॉडी जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया में चली जाएगी। तो अब वो तो ठीक है, बाद में तो वो हार्मोन रिलीज कर ही रही है, लेकिन ये जो रात में पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए ये है कि ये जो तुम यहाँ पे इंसुलिन दे रहे हो ना इसको 9 बजे, इस इंसुलिन की वजह से 2 से 3 बजे के आसपास उसकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई। हो सकता है आपने डोज ज्यादा दी हो यहाँ से, जिसकी वजह से यहाँ हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, डोज कम कर दो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप इंसुलिन के डोज कम कर दो ताकि उसकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, क्योंकि वैसे भी मॉर्निंग में काउंटर हार्मोन रिलीज होंगे जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। उसके अलावा रात में आप उसको एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह दे दो ताकि उसकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। एक बार दोबारा से समझ लो, डाउन फिनोमिना तो बहुत ही सिंपल सा है कि सुबह सुबह पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सुबह सुबह काउंटर हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, इसीलिए सुबह सुबह पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो रात को अगर ये कॉम्प्लिकेशन है तो रात को थोड़ी सी डोज ज्यादा दे दो ताकि सुबह हाइपरग्लाइसीमिया ना हो। दूसरा है सोमोगई, इसमें रात में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो भाई रात को 9 बजे इंसुलिन ली, 2 से 3 बजे के आसपास उसको खूब स्वेटिंग होगी, पाल्पिटेशन होगा, उसकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाएगी। और सुबह सुबह वही काउंटर हार्मोन रिलीज होंगे जिसकी वजह से उसको रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो ये रात को जो उसको प्रॉब्लम हुई है उसके लिए आप ये करो कि जो 9 बजे इंसुलिन की डोज दी जा रही है उसको थोड़ा सा या तो कम कर दो, प्लस उसके डाइट में स्नैक्स ऐड कर दो रात के टाइम पे ताकि उसकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। ये कॉम्प्लिकेशन होती है। फिर आते हैं भाई हम लास्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो भाई यही है भाई, उसको रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है। ठीक है, प्रोमोट यूज ऑफ CHO एंड इनहांस एक्शन ऑफ इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जितना हो सके उसको एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बोलो। इंसुलिन प्रॉपर मेडिकेशन हो गया है, एक्सरसाइज हो गई है, और अपना आ गया ज्यादा एक्सेसिव या फिर ज्यादा अनप्लान्ड एक्सरसाइज करोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। प्रॉपर फूड इनटेक जैसा बोला गया है, गुड डेली हाइजीन। देखो एक्सरसाइज का भी ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली कि सारा के सारा ही ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया। तो इसके लिए कहने का मतलब ये है कि भाई डॉक्टर से सारी सलाह लेने के बाद में, सारी चीजें करने के बाद में ही करनी है। जो भी मेडिकेशंस दी गई है उनका प्रॉपरली इंटेक करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर का फॉलो अप करना है, कितनी क्या एक्सरसाइज करनी है वो उसको बतानी है। एक्सट्रीम एक्सरसाइज उसको हाइपोग्लाइसीमिया में लेकर चली जाएगी तो वो सारी चीजें हमें पेशेंट को बतानी होती है। तो ये था भाई हमारा पूरा के पूरा डायबिटीज मेलाइटिस का टॉपिक। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर करना कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। लाइक जरूर करना क्लास को। और भाई मैं आपको बता दूं, जो सेल है भाई, महा सीजन सेल जो है वो लाइव चल रही है। तो इस वक्त ये तो मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया है, इसी तरीके से हम पेड क्लासेस में आपको सारी चीजें ही पढ़ाने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक टॉपिक था। तो अगर आप हमारे से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे साथ में इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भाई हमारी जो सेल है वो लाइव चल रही है एग्जाम का महा सीजन, जहां पर आपको मिलेगा फ्लैट 78% ऑफ ऑन ऑल दी बैचेस, और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। तो ऐसे ही हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से हम लोग आपकी पेड क्लासेस में आपको करवाते हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना, ऑल कोर्सेज पर जाना, और जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप नर्सिंग एग्जाम्स पर जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। अगर तो आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं तो भाई आरआरबी का तेजस सुप्रीम बैच 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से पहला टॉपिक आपको 6 तारीख को करवाया जाएगा। नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों रहने वाली है, बायलिंगुअल बैच रहने वाला है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। अगर तैयारी कर रहे हो आरआरबी को तो आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, और अभी अभी ये बैच शुरू होने वाला है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी तैयारी होने वाली है। 2199 का बैच है, 78% ऑफ मिल रहा है। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05, और जैसे ही अप्लाई करते हो 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो ये तो हुई बात आरआरबी की। अगर आप और SSC को टारगेट कर रहे हो तो ये भाई आपका उत्कल बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है। बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए, क्योंकि सेल चल रही है, 78% ऑफ है, 2199 का बैच है। सेम यही बाय नाउ करो, YT05 कूपन कोड अप्लाई करो, 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ऐसे ही भाई आप अगर जो है वेस्ट बंगाल को टारगेट कर रहे हो तो प्रत्यांश बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है। बाय नाउ करके YT05 कूपन कोड अप्लाई कर लेना, 2099 में आपको ये बैच भी मिल जाएगा।
उसके अलावा हमारा बिहार स्टाफ नर्स का जो बैच है, जो अपना आपको बहुत जल्दी इसकी भी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलने वाली है। ये बैच जो है ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, सेम वही प्राइस है, 78% ऑफ मिल रहा है इसमें भी। YT05 कूपन कोड यूज करना। नोट सेट की तैयारी कर रहे हो तो नोट सेट के लिए भी बैच अवेलेबल है। अगर आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो कितने बैचेस में एनरोल करोगे, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। जो वैकेंसीज आई हुई है, आने वाली है, सारी के सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। 78% ऑफ है। 2698 का बैच है, यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा लेना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2576 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो करना क्या है भाई, 78% ऑफ चल रहा है, आप YT05 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, टोटल 80% ऑफ, वो भी 3x वैलिडिटी के साथ में। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, डाउट सेशन, लाइव मॉक टेस्ट, सारी ही चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी आती है एनरोल करने में तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। 9240231061 ये नंबर है, आप बात कर सकते हो। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को, जो कि है नर्सिंग बाय परी मैम अड्डा 24/7। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करो, आपको डायरेक्ट ये चैनल जो है वो मिल जाएगा, नर्सिंग बाय परी मैम अड्डा 24/7। या फिर ये जो क्लास चल रही है, जब आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ऑल टीचर्स टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आप परी मैम टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको जो है मेरा ये चैनल मिल जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लेना, यहीं पे हमारी क्लासेस की सारी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेगी। तो भाई लाइक जरूर करना, और सेशन कैसा लगा है कमेंट जरूर करना, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।